तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये चैप्टर से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है एंड इससे जरूर कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा एग्जाम में। तो प्लीज ध्यान देकर सुनना, हम जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में बताया गया है वो है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट SCMP स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से ही है, लेकिन इसके पहले एक ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज किया जाता था कुछ साल पहले, तो हमें उसमें ज्यादा कुछ डिटेल में घुसना नहीं है। लेकिन आगे जाके ये लोग बताते कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कैसा बुरा था एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कैसा अच्छा है। तो इन दोनों के बीच में एक कंपेरिजन आगे ICAI ने हमें बताया है, लेकिन उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हाट वाज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और उसकी क्या कुछ खामियां थी और कैसे उसका डिसएडवांटेज हो सकता है अगर हम आज के जमाने में भी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करेंगे ना कि हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स की यूज करेंगे। तो व्हाट वाज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और उसके क्या फीचर्स है वो आप देख लो, शॉर्ट में देख लो। आपको एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग भी होना है एंड कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको कीवर्ड्स भी याद होने चाहिए। कीवर्ड्स ही आपको मार्क्स देने वाले। तो जो मेरा थ्योरी का PDF फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल चुका होगा, तो उसमें मैंने सारे की पॉइंट्स लिखे हैं। तो आपको की पॉइंट्स याद रखने और मेरी बातें सुन के आपको समझना है कि आपको कैसे सेंटेंसेस फॉर्म भी करने एंड फॉर्म करते करते आपको ये कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना है कि ये भी आप एग्जाम के आपके आंसर्स में प्लीज लिखना, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे थे कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट यूज्ड टू फोकस ऑन द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। उनका बस एक ही फोकस था कि कॉस्ट कंट्रोल करो और कॉस्ट रिड्यूस करो, बाकी कुछ वैल्यू देना है, कुछ हमें और चीजें करनी नहीं, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, उनका इतना ही फोकस था। सेकंड था वेरिएंस एनालिसिस। वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इसी चीज में लग जाता था कि पहले कितना कॉस्ट था अभी कितना कॉस्ट है, वेरिएंस एनालिसिस, कितना वेरिएंस है, कितना कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था। फिर उसका था कंपेयरिंग एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स। वो क्या करता था, एक्चुअल क्या है और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के बराबर ही होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करके चलो, और अगर एक्चुअल थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो जाता है तो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अरे बहुत से फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना, नॉट नेसेसरी ऑलवेज यू विल मीट योर स्टैंडर्ड्स। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता था, इट ऑलवेज यूज्ड टू कंपेयर स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल्स एंड उसी के बेसिस पे वो परफॉर्मेंस उसका डिसाइड करता था। फिर था एनालाइज द डिफरेंसेस। उसमें से कुछ भी डिफरेंस आते थे वो एनालाइज करके कोई ओपिनियन फॉर्म कर देता था एंड एंश्योर करेक्टिव एक्शन। उसका ये स्टेप्स था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के फीचर्स। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगे जरूर, तभी तो जाके स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट केम इनटू एक्शन, राइट। तो लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वेयर इंटरनल फोकस, इट यूज्ड टू फोकस ओनली विद इन द कंपनी, इट डज नॉट यूज्ड टू कंसीडर द एक्सटर्नल फैक्टर्स कि एक्सटर्नली कैसे इंपैक्ट हो रहा है हमारी कंपनी पे, नहीं, इंटरनल उसका फोकस बस इंटरनल फोकस था। फिर इंफीरियर क्वालिटी ड्यू टू ब्रॉड बेस्ड कॉस्ट रिडक्शन। कैसा होता था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में, उन लोगों का बहुत ज्यादा फोकस होता था कि हमें कॉस्ट रिड्यूस करना है, लेकिन अरे कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो क्वालिटी पे भी थोड़ा इफेक्ट होगा ना, चलेगा। उसका क्या होता था, क्वालिटी पे इफेक्ट हुआ तो चलेगा लेकिन कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए। देयरफॉर व्हाट यूज्ड टू हैपेंस, इंफीरियर क्वालिटी यूज्ड टू गेट आउट एज अ आउटपुट ड्यू टू ब्रॉड बेस्ड कॉस्ट रिडक्शन। फिर था इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी। ये कवर कर चुके हम कि उससे क्या होता था कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे इंपैक्ट होता था। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, बार बार इसी पे फोकस करोगे तो प्रोडक्ट का क्वालिटी पे इंपैक्ट होगा। फिर टू मच रिलायंस ऑन अकाउंटिंग डेटा। उसमें कैसा था, दोस पीपल वर नॉट डायनामिक इन देयर थॉट्स, दे यूज्ड टू रिलाई ओनली ऑन द अकाउंटिंग डेटा कि क्या चीजें है, क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या एक्चुअल्स है, और उसी में लग जाते थे वो लोग। तो उससे उनका डायनामिक एटीट्यूड बाहर ही नहीं आया। दे नेवर वेंट आउट टू द स्ट्रेटेजिक वे ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होना चाहिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये हम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे, राइट। फिर उसका रिएक्टिव अप्रोच था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कि कुछ हो जाए तो हम देखेंगे, पहले स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, फिर पूरा साल गुजरेगा, फिर एक्चुअल फिगर्स आएंगे, देन वी विल रिएक्ट। हम प्रोएक्टिवली कुछ नहीं करेंगे कि कैसा हमारा ये साल होना चाहिए आगे का, नहीं, वी वोंट बी प्रोएक्टिव। जैसे हम CA में प्रोएक्टिव होते हैं कि आने वाले एक साल में मेरी एग्जाम है तो प्रोएक्टिवली वी स्टार्ट स्टडीइंग, राइट। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट यूज्ड टू हैव अ रिएक्टिव अप्रोच, देन इट हैड अ लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशंस, ठीक है। मतलब इम्प्रोवाइज मतलब कि कुछ जो एक स्टैंडर्ड चलते आ रहा है वो छोड़ के कुछ हम इम्प्रोवाइज करेंगे, कुछ नए आइडियाज लेके आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में, नहीं, जो चलते आ रहा है वही चलने दो, इम्प्रोवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट अकाउंटेंट्स की सोच हुआ करती थी। एंड शॉर्ट टर्म आउटलुक, दे यूज्ड टू ओनली थिंक कि आने वाले 5-6 महीने में क्या हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म। दे डिड नॉट हैव अ विजन कि आगे के सोचो, नेवर। इट यूज्ड टू हैव अ शॉर्ट टर्म आउटलुक, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर ये तो दिस इज पास्ट नाउ द सब्जेक्ट नेम आल्सो सजेस्ट दैट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों आया, उसकी नेसेसिटी क्या थी एंड उसके कुछ फीचर्स हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज आपके PDF में ध्यान देना पूरी तरह से।
तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या था, अचीव डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ने एक नया फैक्टर क्या बोलते हैं, नया फैक्टर आगे लाया कि गाइस आपको क्या करना चाहिए, आपको आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना चाहिए। हाउ, लेकिन हाउ, तो डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कैसे करो कि मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से कैसे अलग है, वो मार्केट में लोगों को बताओ। एंड वो बताते बताते ये भी ध्यान रखना कि आप आपके कॉस्ट पे भी यू आर कीपिंग अ चेक ऑन योर कॉस्ट एज वेल। तो फर्स्ट पॉइंट इज अचीव डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि उसका प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अलग है। भले वो थोड़ा सस्ते में दे रहा है, मैं थोड़ा महंगे में दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रोडक्ट इतना डिफरेंट है कि यू विल बाय माई प्रोडक्ट। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ने ये लोगों को सिखाया कि यू शुड क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर योर ओन प्रोडक्ट। फिर कॉस्ट डिफरेंशिएशन, अगेन अगर आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आप बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखते हो, जस्ट लाइक रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस हमेशा क्या करते हैं, फिर ऐसे कंपनीज क्या करते हैं, उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ कॉस्ट डिफरेंशिएशन। कि दूसरा बंदा जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, उसके पास इतना स्केल नहीं है, तो वो उसके प्रोडक्ट थोड़े महंगे बेचेगा टू गेट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो बंदा बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या कर सकता है, वो पर यूनिट की प्राइस थोड़ी कम भी रख सकता है। तो क्रिएट अ कॉस्ट डिफरेंशिएशन। फिर थर्ड पॉइंट था इंटीग्रेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद डिसीजन मेकिंग। अभी ऊपर कैसा था कि हम रिएक्टिव अप्रोच करते थे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, सारा डेटा आ चुका, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट द कॉस्ट डिसीजन, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक पड़ी है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे डिसीजन मेकिंग में। वी विल यूज दैट इन्फॉर्मेशन इन द डिसीजन मेकिंग। सो आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट से कंपेयर किया जाए तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा डायनामिक है, राइट। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने ऊपर बताया, खुद का प्रोडक्ट थोड़ा, कॉस्ट लीडरशिप, उसका प्राइस लेस है, मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरा कॉस्ट थोड़ा कम आ रहा है, तो आई एम अ कॉस्ट लीडर, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, प्राइस में मार्केट में सेम ही रख रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा है, तो आई एम अ कॉस्ट लीडर, राइट। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये भी एक फीचर था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, कि वी शुड कीप ऑन इंप्रूविंग कंटिन्यूसली। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एट अ वेरी अर्ली स्टेज। जैसे हम रिएक्टिव अप्रोच था हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, सारी चीजें हो जाने के बाद, साल के बाद हम रिएक्ट करेंगे कि हमारा कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसा था साल भर। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट शुड गेट इन्वॉल्व, और इट गेट्स इन्वॉल्व एट अ वेरी अर्ली स्टेज। साल शुरू होने से पहले ही हम पूरा एनालाइज करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हमारा कॉस्टिंग अकाउंटिंग का पूरा डेटा इंटीग्रेट करके पूरा साल आगे हम वी विल यूज दैट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इतना इजी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐसे बता रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की चीजें बता दी एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की चीजें बता दी, तो एग्जाम में अगर आपको कुछ आता है तो यू विल बी एबल टू राइट ऑन योर ओन। लेकिन स्टिल वी विल हैव सम पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ, आपके पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे। तो फोकस, सबसे पहले फोकस, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस था इंटरनल फोकस, खुद की कंपनी के बारे में सोचो। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज इंटरनल फोकस प्लस एक्सटर्नल फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंट्रोलिंग। उनका बस रिकॉर्ड कीप करते रहो, रिकॉर्ड होने के बाद साल के एंड में रिकॉर्ड स्टैंडर्ड एक्चुअल कंपेयर करो। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। उनका प्रोडक्ट भी खुद से अलग करना है दूसरे कंपनी से, एंड कॉस्ट में भी लीड करना है, कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना है एंड कॉस्ट लीडर बनना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर कॉस्ट रिडक्शन, ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि कॉस्ट रिड्यूस करना है, भाई ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट रिडक्शन तो है ही, उसके साथ वैल्यू भी देना है कंपनी को, कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, हमें वैल्यू भी देना है। खाली अपने कंपनी का कॉस्ट कम नहीं करना है, वी हैव टू डू इट अलॉन्ग विथ क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर आवर कंपनी एज वेल। ठीक है, फिर कॉस्ट ड्राइवर, एक हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है कॉस्ट ड्राइवर। तो उनका ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉस्ट ड्राइवर वाज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में द कॉस्ट ड्राइवर इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। ये पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, अप्रोच, अभी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में अप्रोच कैसा था, रिस्क एवर्स, मतलब हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है भाई, आपने वो मीम देखा होगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में उनका अप्रोच क्या था, रिस्क टेकिंग, वी आर रेडी टू टेक रिस्क बिकॉज वी आर डायनामिक, वी आर यूजिंग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वाज अ वेरी शॉर्ट टर्म आउटलुक, आगे बस थोड़े आगे की सोचो, ज्यादा दूर की सोचो मत। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का अप्रोच था लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, इट इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म अप्रोच, दूर की सोचो हमेशा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया, अभी हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो 3 कंपोनेंट्स है। ये चीजें प्लीज ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये आप समझ रहे होंगे तो वेरी वेल एंड गुड, लेकिन आपको समझना नहीं है, बस आपको ये पॉइंट भी याद रखने। तो एग्जाम के 1.5 में प्लीज try to memorize these points and write as it is in your examination. ठीक है,
तो स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, सेकंड कंपोनेंट इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड थर्ड कंपोनेंट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले पहला कंपोनेंट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। तो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस हमें क्या बताता है कि आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस एनालाइज द रिलेटिव पोजीशन इन इंडस्ट्री। हमें एज अ कंपनी हमारी पोजीशन इंडस्ट्री में क्या है ये एनालाइज करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करता है, हम अभी इंट्रोडक्शन ग्रोथ में, मैच्योरिटी ग्रोथ में कि कौन से लेवल पे है। तो हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना है एंड हमें ये भी एनालाइज करना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, व्हाट वैल्यू इट इज क्रिएटिंग। ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। आपको नाम से ये पता चल गया होगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है। अगर आप खुद की स्ट्रेटेजिक पोजीशन सीए फाइनल की जर्नी में एनालाइज करने चाहो तो आप कर सकते हो कि मेरा दोस्त कौन से पोजीशन पे, मेरे पीयर ग्रुप्स कौन से पोजीशन में एंड वेयर एम आई इन दिस रेस। तो ऐसे ही हमें कंपनी के बारे में भी हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन की एनालिसिस करना है कि वेयर आर वी रिलेटिवली इनटू द इंडस्ट्री। ठीक है, देन स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस इज कंसर्न विद प्राइमरीली 2 फैक्टर्स, वन इज इंटरनल फैक्टर्स एंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स याद रखना है, ये वर्ड याद रखना, इंटरनल एक्सटर्नल, ये वर्ड्स आपके आंसर्स में आने चाहिए। देन अगेन हमें ये पॉइंट भी लिखना है कि 3 फैक्टर्स अफेक्ट स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। एक कंपनी का इंडस्ट्री में पोजीशन क्या है, ये 3 चीजों पे अफेक्ट कर सकती है, 3 चीजें इसको अफेक्ट कर सकती है। वन इज वैल्यू एंड कल्चर, कंपनी के अंदर का वैल्यू क्या है एंड कल्चर क्या है, हाउ डज द कंपनी ऑपरेट। सेकंड पॉइंट इज पेस्ट एनालिसिस, पी फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, आपको ये पता होगा। पेस्ट एनालिसिस, ये सारे वर्ड्स आपको कोट करने ही है अगर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है तो। एंड थर्ड इज इंटरनल एनवायरमेंट, कंपनी का इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है। एनवायरमेंट मतलब ये होता है क्या कि हवा कैसी, ऑक्सीजन, CO2 नहीं। आप यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये हो गया पहला कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। द सेकंड कंपोनेंट इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। नाउ कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में आईसीआई क्या बोलता है कि कॉस्ट इज नॉट सिंपल फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और आउटपुट। कॉस्ट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड आउटपुट। कॉस्ट उससे बहुत ज्यादा बढ़ के आगे भी, कॉस्ट इज वेरी डीप कॉन्सेप्ट, राइट। तो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में आपको दो पॉइंट्स लिखने हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। वन इज स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड अदर इज एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। वन इज स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड अदर इज एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। अभी स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर में वापस हमें 5 पॉइंट लिख के आने। सबसे पहले स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर मैंने क्या बताया कि इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कौन कौन से फैक्टर से कैलकुलेट किया जाता है एंड कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करेंगे प्रोडक्ट के कॉस्ट को। तो सबसे पहले होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया, जितना मास में प्रोडक्शन करोगे उतना पर प्रोडक्ट प्राइस या फिर पर प्रोडक्ट कॉस्ट आपका लेस आएगा, और जितने कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे उतना आपका पर प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड इज लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक काम अगर एक एम्प्लॉई साल में अभी स्टार्ट करता है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो 6ठे महीने में उसको जो टाइम पहले महीने में लगता था उससे बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा, राइट। एंड एक बैकवर्ड बेंडिंग लर्निंग कर्व भी होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक टाइम अगर आर्टिकलशिप का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो एग्जाम जब आप काम करते थे फर्स्ट मंथ में और जब आप सीनियर आर्टिकल बन गए, आप सेम काम कम टाइम में करते थे, राइट। तो लर्निंग कर्व अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होता है तो हमें बहुत सी खामियां उसकी समझ में आ जाती है, देन वी विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमें कुछ पता चल जाए कि अरे ये सारे टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्शन में, XYZ थिंग्स में, तो वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और वाइस वर्सा। ठीक है, एंड कॉस्ट डिपेंड्स ऑन स्केल एंड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये चौथा पॉइंट है कि कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वन इज स्केल, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड अदर इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल गो लो, लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। ठीक है, एंड थर्ड एंड द सेकंड टाइप ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस इज एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। अभी एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर में क्या बोलता है आईसीआई, फर्म्स डिसीजंस रिगार्डिंग हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर बोलता है कि अ फर्म्स डिसीजन रिगार्डिंग हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड। तो रिसोर्सेज कैसे यूज होने चाहिए उसके लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एफिशिएंट लेआउट ऑफ द प्लान। हमारा जो भी प्लान है प्रोडक्शन का उसका एक एफिशिएंट लेआउट होना चाहिए, एंड वी शुड यूज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये वर्ड आपको कोट करने ही है जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज। फिर थर्ड कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। अभी वैल्यू चेन एनालिसिस आपको ये सीए फाइनल SCMP के पूरे सिलेबस में बहुत बार आएगा, वैल्यू चेन एनालिसिस। एक बार समझ ही लो कि क्या होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस इज आइडेंटिफाइंग वेरियस एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट।
हमें से अलग अलग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है जो हमारे प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू कैसी होती है? बहुत से टाइप की वैल्यू होती है। आप मैगी खाते हो तो मैगी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है क्या? आप बोलोगे नहीं इट्स मैदा, नहीं, वैल्यू ऐड करता है, आपको हैप्पीनेस देता है। आप अगर हिमाचल में जाके मैगी खाओगे तो वो अलग लेवल की वैल्यू ऐड करेगा आपकी पूरी ट्रिप को, राइट? आपको जब भूख लगती है, घर में कोई नहीं होता है, मैगी आप खाते हो 2 मिनट में बना के, इट्स एड्स वैल्यू टू योर अलोन टाइम एट योर होम। तो हमें वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करना है? आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज दैट एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। तो ऐसी क्या क्या वैल्यूज होती है हम देख लेंगे, ठीक है? तो वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ओरिजिनली इट वाज इंट्रोड्यूस एज एन अकाउंटिंग टूल। ये लाइन आपको लिखना है अगर वैल्यू चेन पे क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली वैल्यू चेन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अकाउंटिंग टूल, इट व्यूज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज अ चेन। हम पूरे कंपनी को एक चेन की तरह आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे हर एक चेन में हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हर एक पार्ट में हम वैल्यू ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करते करते हमारा फाइनल आउटपुट तैयार हो जाएगा, ठीक है? वैल्यू एडेड तो हमें एक समझ में आएगा कि पूरे चेन में ऐसे बहुत से एक्टिविटीज होंगे विच आर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एंड ऐसे बहुत से एक्टिविटीज होंगे विच आर नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। सो वी शुड ट्राई टू improve our value adding activities and we should try to eliminate our non value NVA activities, non value adding activities, ठीक है? and value differentiation advantage, ये भी हमें ये वर्ड लिख के आना है कि we should try to create value differentiation advantage। तो value chain analysis can be divided basically into 2 parts. One is primary activities and secondary activities. वही primary activities में there are five activities. First activity is inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales and operations। थोड़े डिटेल में समझते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है? जब बाहर से रॉ मटेरियल हमारी कंपनी में आता है, इट्स कॉल्ड इनबाउंड। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको खुद के वर्ड में लिख सकते हो आप, ये मुझे पूरे विश्वास है आप लोगों पे। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज जब बाहर से कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आता है। ऑपरेशंस, उस पर हमने काम किया। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी से बाहर गए। फिर मार्केटिंग, ये प्रोडक्ट्स बाहर जाने के लिए हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा ना उन प्रोडक्ट्स का, ऐसे ही थोड़ी कोई खरीदेगा। मार्केटिंग एंड सर्विसेज मतलब एक बार प्रोडक्ट का कस्टमर ने खरीद लिया तो उसको हमें उसके बाद के रिपेयर्स, मेंटेनेंस, जो भी वारंटी गारंटी सर्विसेज हमें देने चाहिए। एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज भी आते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के, ये मैंने बता दिया प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज होते हैं, सबसे पहले उसमें से एक्टिविटी है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मतलब कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करना। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हमारी इंटरनल कंपनी में हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए। एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी वैल्यू चेन। पीपल, जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज करो। एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंटल अफेयर्स, जो भी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सारी चीजें होती है, दैट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर वो चीजें आती है, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन। तो अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, सेकंड इज कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस एंड फोर्थ इज सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो व्हाट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस? अगर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस पे आपको क्वेश्चन आता है तो दिमाग आंखें बंद करके आपको बस एक ही चीज लिखनी है, माइकल पोर्टर के 5 पॉइंट्स। माइकल पोर्टर पता है आईपीसीसी इंटर लेवल से चल रहा है, फाउंडेशन से चल रहा है। माइकल पोर्टर के 5 पॉइंट, सबसे पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू मार्केट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स एंड थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। ये डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस क्या बोलते हैं? ICI, स्किल, एनी स्किल और टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्टिव वैल्यू इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। तो कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप्स है कि वैलिडेट द कोर कॉम्पिटेंसी, कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारी कंपनी की कोर कॉम्पिटेंस क्या है। आपकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है? कोई 8 सब्जेक्ट में से कोई कोर कॉम्पिटेंस होगी, यू विल आइडेंटिफाई दैट कोर कॉम्पिटेंस, ट्राई टू सिक्योर एन एग्जाम्पशन, राइट? तो कंपनी भी उसी तरह करती है। आइडेंटिफाई द कोर कॉम्पिटेंस सबसे पहले, एक्सपोर्ट एंड लिवरेज, उसका फायदा उठाओ। फिर रिकॉन्फिगर करो कि कुछ गलतियां हो रही है क्या, वापस सब सारी चीजें समेटो एंड क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स एनालिसिस, क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स इफ पॉसिबल। आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है उसका ये हेल्प लेके ट्राई टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स। अगर कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख के आने, उसके साथ आपको ये भी चीजें 2 चीजें लिखनी है कि कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस कैसे डेवलप किया जा सकता है यूजिंग रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। ये मेरे बुक में नहीं होगा, चाहे तो आप लिख लो या फिर ध्यान रख लो, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेगमेंटेशन एनालिसिस। अगर सेगमेंटेशन एनालिसिस पे आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये 5 पॉइंट लिख के आने। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन varieties and categories. Second point is construct the segmentation matrix. Third point is analyze segmentation attractiveness. Fourth point is identify key success factors for each segment. And fifth point is analyze attractiveness of broad versus narrow segment scope.
ये मेरे PDF फाइल में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर सेगमेंटेशन एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है तो। सेगमेंटेशन एनालिसिस बेसिकली क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत से सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीट बनाने वाली कंपनी, स्टीयरिंग बनाने वाली कंपनी, ग्लास वाली कंपनी, टायर बनाने वाली कंपनी। तो फॉर एग्जांपल Hyundai एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो क्या हर एक सेगमेंट में घुसेगी क्या, तो नहीं, वो अलग अलग सेगमेंट से आउटसोर्स करेगी एंड वो खुद की गाड़ी बनेगी, वो खुद इंजन बनेगी या फिर कुछ तो कुछ पार्ट बनेगी। तो ICAI भी बिल्कुल यही चीज बोलती है कि नॉट ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेट इन ऑल द सेगमेंट्स। तो एक कंपनी हर एक सेगमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती है, हर एक सेगमेंट में जाने का कोशिश नहीं करती है। तो एक कंपनी को क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम आने पे उसको कोई भी सेगमेंट एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट करने के बाद उसको थोड़ा सोचना चाहिए, रिकॉन्फिगर करना चाहिए। रिकॉन्फिगर करने के बाद उसको डिसीजन लेना चाहिए कि मैं वापस री एंटर करूं क्या किसी सेगमेंट में। तो सेगमेंटेशन एनालिसिस बेसिकली यही चीज बोलता है। और अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू राइट द 5 पॉइंट्स व्हिच आई मेंशन्ड आल्सो, जो मेरे नोट्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको सारे केस सिनेरियोज में भी मिलेगा, जो केस से डाइजेस्ट है उसमें इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कस्टमर वैल्यू, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कस्टमर वैल्यू कैसे दिया जाता है, तो ICAI बोलता है टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री देयर आर 2 क्राइटेरिया। कोई भी कंपनी को इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए इट हैज टू satisfy 2 factors। वन इज सप्लाई व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड सेकंड वन इज सर्वाइव द कंपटीशन। कंपटीशन चल रहा है वो सर्वाइव करो, एग्जिट मत ले लेना मार्केट से, ठीक है। तो ये चीजें हम कैसे कर सकते हैं, दिस थिंग्स कैन बी अचीव्ड बाय विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स। वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इज कॉस्ट लीडरशिप। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब खुद का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग करो यार, तभी जाके कोई ना कोई खरीदेगा आपका प्रोडक्ट। तो ICAI क्या बोलता है, व्हेन कस्टमर परसीव्स आवर प्रोडक्ट एज अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जब कस्टमर को लगता है कि यार एप्पल का फोन एंड कोई भी नॉर्मल माइक्रोमैक्स का फोन अलग क्या है, एप्पल कुछ ना कुछ तो अलग दे रहा है ना, इट इज क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो मैंने बहुत ब्रॉड एग्जांपल दे दिया आपको, लेकिन फिर भी इट इज क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट। अभी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट आपके जो भी एरिया है उसमें एक फॉर एग्जांपल डोसा जो भी चीज है वो मिलती होंगी, लेकिन आप फॉर एग्जांपल एक ही होटल में जाते होंगे ना, इट इज डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। भले इधर भी डोसा मिलता है उधर भी डोसा ही मिलता है, लेकिन इट इज डिफरेंशिएटिंग, राइट। इट इज गिविंग हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप लेस रिस्क है वहां जाके आपको टेस्ट नहीं पसंद आने का रिस्क कम है। तो ऐसे चीजें रिलेट करने की कोशिश करो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होता है, हायर क्वालिटी मिलती है हमें वहां पे, प्रोडक्ट कस्टमर को लगता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा उसके कंपेरिजन में। फिर आता है अवर प्रोडक्ट इज आउट परफॉर्मर, उसके प्रोडक्ट को हमने आउट परफॉर्म कर दिया, हमारा सेल बहुत ज्यादा बढ़ा, हमने कुछ तो न्यू इनोवेशन किया, बेटर क्वालिटी दी, डिलीवरी इन अ टाइमली मैनर दी, हमने कुछ वैल्यू ऑफर किया कस्टमर को, फिर हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, फिर हमारा एक यूनिक वैल्यू है, फिर हमारा पैकेजिंग सुपीरियर है एंड हमारा प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे। आप डोसा का एग्जांपल ही ले लो, हर एक चीज के लिए वो फिट हो रहा है, लेस रिस्की है, टेस्ट पसंद नहीं आना, हायर क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है, और हम वैल्यू दे रहे हैं, डिलीवरी इन अ टाइमली मैनर हो रहा है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, अलग अलग टाइप के डोसे है, हमारा प्रोडक्ट रेंज अलग अलग है, यूनिक वैल्यू दे रहे हैं हम, कुछ सुपीरियर पैकेजिंग है हमारा, ठीक है। तो दिस इज हाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी क्रिएटेड। एंड सेकंड वन इज कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप इज बेसिकली लो कॉस्ट एडवांटेज। आपका कॉस्ट कम रखो तभी जाके आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये चीज कब होती है, व्हेन आवर टोटल कॉस्ट इज लेस देन द मार्केट का एवरेज कॉस्ट। जो मार्केट में एवरेज कॉस्ट लग रहा है लोगों को, हमारा टोटल कॉस्ट उससे कम है, देन वी कैन से दैट वी आर अ कॉस्ट लीडर, वी आर लीडिंग इन आवर कॉस्ट, दैट इज वी आर गेटिंग अ लो कॉस्ट एडवांटेज। एंड वो 2 चीजें हम इसमें कर सकते हैं, प्राइस आवर प्रोडक्ट्स लोअर देन द कॉम्पिटिटर्स एंड मेंटेन शेयर इन द मार्केट। हमारा प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से थोड़ा लो रखो, और हम ये भी चीज कर सकते हैं कि मैच द प्राइस विद द कॉम्पिटिटर्स। एक तो मैच कर लो या तो कम रख लो, उससे ज्यादा मत रखना, तभी जाके आप कॉस्ट लीडरशिप या फिर लो कॉस्ट एडवांटेज का बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। फिर एक आता है लिमिटेशंस ऑफ द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी है, याद रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस पढ़ लेता हूँ कि कॉस्ट डेटा यूज फॉर एनालिसिस इज ओल्ड एंड नॉट कंपेरेबल फॉर करंट पीरियड। मतलब जो डेटा है वो थोड़ा ओल्ड होता है, इट इज नॉट कंपेरेबल फॉर द करंट पीरियड। एबिलिटी टू लोकेट एटलीस्ट वन फर्म इन अ स्पेसिफिक स्टेज। मतलब वैल्यू चेन में हम अलग अलग स्टेजेस पे वैल्यू चेन अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हम कौन से एरिया या फिर वैल्यू चेन में हम कहाँ एग्जैक्टली स्टैंड करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर कॉस्ट ड्राइवर्स आर आइसोलेटेड, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग देयर लिंकेजेस। देन सुटेबल वैल्यू चेन एनालिसिस इज सुटेबल ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, नॉट फॉर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कुछ ना कुछ लिमिटेशन है वैल्यू चेन एनालिसिस की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है
ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग चैलेंजेस। मैनेजरियल अकाउंटिंग चैलेंजेस क्या क्या फेस कर सकती है कंपनी? तो सबसे पहले टू रिकॉग्नाइज दैट ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल एंड इंटरनली ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स इज inadequate for a firm, to bring importance of customer value in forefront, requirement of great deal of external information, requirement of innovation and creativity in analyzing information, designing an internal and external information systems, the slow to change existing information systems, requirement of cooperation of all managers involved in the value chain। तो एक वैल्यू चेन एनालिसिस करने के टाइम मैनेजरियल अकाउंटिंग चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, तो ये सारे 8 पॉइंट है, वो याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने फास्ट भगा दिया, ठीक है। उसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जो मेरे नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, दैट इज वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेना, मेरे नोट्स में नहीं है। तो हाउ कैन वी डू दिस? देयर आर 3 टाइप्स इन विच वी कैन क्रिएट अ वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्स्ट वन इज इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, सेकंड वन इज इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, एंड थर्ड इज वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। Now let's move on to the first point, internal cost analysis। अभी internal cost analysis में आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बस की पॉइंट्स याद रख लो, अंदर का मसाला आप खुद से भर सकते हो, मुझे विश्वास है। तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस कैसे किया जा सकता है? तो आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट इज डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच प्रोसेस, इजी। फोर्थ इज आइडेंटिफाई द लिंक बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस। Fifth point is evaluate the opportunities for achieving relative cost advantage, ठीक है। Now the second point is internal differentiation analysis, ये second part है इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। तो इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में आपको अंदर क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, सेकंड पॉइंट इज इवैल्यूएट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज टू एनहांसिंग कस्टमर वैल्यू, एंड थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइन द बेस्ट सूटेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज। और थर्ड पॉइंट अपना आता है थर्ड हेड पॉइंट आता है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। तो आपको बुक से पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। इसके साथ साथ और एक चीज आईसीए ने फर्स्ट चैप्टर में दी है, विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ सप्लाई चेन ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो ये इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 क्वेश्चन लिख के आने, की क्वेश्चन जो आपको पूछने चाहिए, हर एक कंपनी को खुद से पूछने चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज विल द कंपनी ऑफर, हम क्या प्रोडक्ट्स और क्या सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं एज अ कंपनी। सेकंड इज व्हाट विच इज द प्राइमरी मार्केट फॉर विच वी आर ऑफरिंग, कौन से मार्केट में दे रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, ग्लोबली बेच रहे हैं, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में बेच रहे हैं। थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स डज द कंपनी सीक टू टारगेट, हम कौन से कस्टमर को टारगेट करते हैं, ओल्ड एज, मिडिल एज, किड्स, यूथ, इसको हम टारगेट करना चाहते हैं। एंड फिफ्थ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशंस, व्हाट आर द ज्योग्राफिक्स वेयर वी आर ट्राइंग टू ऑपरेट। तो ये था विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अगर इस पे क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आर द 4 की क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको पूछ लिख के आने, यू विल गेट फुल मार्क्स, डोंट वरी। तो इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बताना चाहूंगा आपको, वैल्यू शॉप मॉडल। इससे आपको एक केस सिनेरियो डाइजेस्ट में एक क्वेश्चन है वैल्यू शॉप मॉडल पे जो दिया गया है। तो वैल्यू शॉप मॉडल ज्यादा डिटेल में घुस के सोचो मत, बस जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू शॉप मॉडल। तो बेसिकली मिस्टर जेम डी थॉमसन इन 1967 ने ये वैल्यू शॉप मॉडल का कॉन्सेप्ट लाया था। इट टुक हिम 30 years टू टेक दिस कॉन्सेप्ट ऑन टू द पेपर, मतलब to derive this concept it took him 30 years, Mr. James D. Thompson। देन वैल्यू शॉप मॉडल क्या करता है? सर्व्स द सर्विस सेक्टर कंपनीज। वैल्यू शॉप मॉडल बस सर्विस सेक्टर कंपनीज को ही ऑफर करता है। तो बेसिकली वो क्या करता है? इट सॉल्व्स कस्टमर्स प्रॉब्लम्स रादर देन क्रिएटिंग वैल्यू। वैल्यू कुछ क्रिएट नहीं करता है, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। ये कौन कर रहा है? वैल्यू शॉप मॉडल कर रहा है। तो वैल्यू शॉप मॉडल पे अगर क्वेश्चन आता है तो प्लीज ध्यान रखना वैल्यू शॉप मॉडल। फिर फोर्थ पॉइंट ऑफ वैल्यू शॉप मॉडल इज इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होते हैं? रॉ मटेरियल भी हो सकता है एंड ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं। यहाँ से वहां मोबिलाइजेशन मतलब यहाँ से वहां सप्लाई करने में इट हेल्प्स, वैल्यू शॉप मॉडल ट्राइज एंड हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज। फिर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शॉप प्रोसेस इज इटरेटिव। वैल्यू शॉप मॉडल में आपको ये लाइन तो लिख के आनी है कि शॉप प्रोसेस इज इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव बेसिकली। एंड वैल्यू शॉप मॉडल ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अप्लाई होता है। फिर वैल्यू शॉप मॉडल में आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिख के ही आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर वैल्यू शॉप मॉडल पे क्वेश्चन आता है तो, विच इज देयर आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ पोर्टर। जो पहले माइकल पोर्टर के 5 पॉइंट हमने थ्रेट ऑफ एंट्रेंस इनटू द मार्केट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स, वो छोड़ के और अलग पॉइंट है यहाँ पे माइकल पोर्टर के। तो वैल्यू शॉप मॉडल में माइकल पोर्टर का आपको जिक्र लाना ही है। यू हैव टू मेंशन हिज नेम एंड राइट दिस 5 पॉइंट्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट माइकल पोर्टर के 5 जो पॉइंट्स मैंने बताया वो छोड़ के ये 5 पॉइंट अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व दैट प्रॉब्लम, थर्ड इज चूजिंग अमंग द सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आएंगे, चूज द करेक्ट सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। 5 पॉइंट इज प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन। सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, चूज अमंग द सॉल्यूशंस, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड कंट्रोल करो। जो अभी इंप्लीमेंट क्या है?
कि कंट्रोल एंड मॉनिटर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इतना ही था। इसके बाहर से कुछ आने वाला है नहीं फर्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।